सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। और आज मैं व्योमकेश तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं आप के क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 14। नाम क्या है? स्टैटिस्टिक। हद आसान चैप्टर है। अरे एक बात समझ लेना, अगर नाम लिखा हो प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक तो ये उस क्लास का सबसे आसान चैप्टर होने वाला है। एक बार समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाता है यार, बिलीव करो। इसमें बहुत मार्क्स भी आते हैं, समझ में भी जल्दी आता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। वेटेज जितना भी रखे ना, जितना मार्क होता है वो पक्का कर सकते हो, थोड़ा सा अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिए, समझ लिए और एग्जाम में मैंने जैसे बताया वैसा करोगे तो तुम में 95 प्लस फोड़ोगे। तो देखो स्टैटिस्टिक, तो जैसे मैंने बोला आसान चैप्टर है। ये आया कहां से है? तो ये एक लाटिन वर्ड से आया है। कहां से आया है? एक लाटिन वर्ड से आया है, लाटिन वर्ड जिसका नाम है स्टेटस। ये स्टेटस वर्ड तुम सुने होगे। तुम्हारा स्टेटस क्या है? ये व्हाट्सएप का स्टेटस वाली बात नहीं है, ये स्टेटस है जो एक फैमिली स्टेटस होता है, एक खुद का स्टेटस होता है, एक मान लो कोई बड़ा अफसर है उसका अलग स्टेटस है, कोई नॉर्मल बंदा है उसका अलग स्टेटस है, तो वहां से आया है। पर अगर ये मैथ वाले स्टैटिस्टिक की बात करूं सो इट डील्स विद, ये डील करता है किन के साथ? इट डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, एक जगह पे लाना, सबको कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा क्या होता है? जैसे क्लास में मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, किसके घर में किसके पापा कितने दूर तक पढ़े हैं, ये एक डाटा हो गया। किसके घर में कितने कितने मेंबर हैं, ईच करके एक बनाओ, बोलते हैं लिस्ट, तो वो क्या है? डाटा है। ये सब डाटा है। तो कलेक्ट करना मतलब किसके घर में कितने मेंबर हैं, ये वाला डाटा कलेक्ट करके लाओ, मतलब तुम लिखोगे या फिर बनाओगे, कलेक्ट करोगे पूछ के। नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो वो उस जो डाटा तुमने कलेक्ट किया उसको प्रेजेंट कैसे किया? कुछ टेबल में करेंगे, कुछ ग्राफ में करेंगे, जैसे भी किया। मान लो जैसे क्रिकेट का स्कोर ले लो, वो एक क्या है? डाटा है। तो स्कोर कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है? डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, कितना नंबर, कितना रन स्कोर किया गया है, कितना विकेट गया है, कितना ओवर खत्म हुआ है, अब कौन बॉलिंग कर रहा है, ये सब क्या है? डाटा। रिप्रेजेंट कहां पे किया जा रहा है या फिर प्रेजेंटेशन कहां पे दिया गया है? स्कोर कार्ड में। वैसे पहले तो ये दोनों चीजों के साथ ही स्टैटिस्टिक डील करता था, पर आजकल एक तीसरा चीज आ गया है। ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। बहुत बार क्रिकेट के मैच में कुछ तुम्हें ग्राफ देखने के लिए मिलता है, कुछ ग्राफ। मान लो किसी टीम ने, ज्यादातर फाइनल मैच में ये दिखता है कि किसी टीम ने मान लो 300 का टारगेट दिया है वर्ल्ड कप में, तो 300 तक का एक ऐसे लंबा सा सांप वाला ग्राफ ऊपर उठता होगा और दूसरा टीम उसको जब चेस करता है तो उसका भी ग्राफ ड्रॉ होता जाएगा। तो ये क्या है? इंटरप्रिटेशन है। किसका? डाटा का, वो रन का, वो विकेट का, वो जो रन चेस कर रहे हैं उस बात का। तो ये है स्टैटिस्टिक। अगर बात करें डाटा की, तो ये जो डाटा है टोटल एंटायर, ये आया है लाटिन वर्ड, ये एक लाटिन वर्ड से आया है डाटम। क्या है? डाटम, जिसका प्लूरल फॉर्म है डाटा। मतलब जैसे सिंगुलर समझते हैं ना, एक चीज को डाटम बोलते हैं। देखो डाटा में क्या क्या होता है, क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेंगे तो रन्स होगा, विकेट होगा, बैट्समैन का नाम होगा, दो बैट्समैन होंगे, एक जो स्ट्राइक पे होगा, दूसरा नॉन स्ट्राइकर, कौन बॉलिंग कर रहा है, कितने बॉल फेंके गए हैं, कितना ओवर खत्म हो गया है, कितना बचा है, तो बहुत सारे डाटम है। तो जब ये प्लूरल हो गया मतलब एक से ज्यादा हो गया, इसलिए हम उसको डाटा बोलते हैं। एक होता तो डाटम बोल सकते थे। तो सिंगुलर क्या है? डाटम, और प्लूरल है डाटा। समझ गए? पहले ये सब नोट करो, बहुत हलवा चैप्टर है, धीरे धीरे करके समझेंगे, पूरा चैप्टर को डाइजेस्ट करेंगे इसे एक वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन आए उसको फोड़ के रख देंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टडी कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन। तो मान लो तुम्हें पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास, या फिर
बहुत सारे हो सकते हैं, डाटा कुछ भी हो सकता है। क्लास का ही मैं ले रहा हूं क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, इसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, पर ऑफलाइन क्लास का एग्जांपल ले रहे हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनका हाइट कितना कितना है। तो मान लो ये ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, यहां पे तो किसी के घर में टेप लेके नाप नहीं सकते, पर अगर हम ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट जितने भी हैं एक एक करके सबका क्या कर रहे हैं, हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइट मेजरमेंट। तो तुम खुद गए और फिर एक एक बंदे का हाइट मेजर की, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, सबका हाइट मेजर किए, एक डाटा मिला उसको लिखे। दो तरीका हो सकता है, एक तो तुम खुद जाके मेजर किए, और दूसरा क्या, या फिर किसी को लेके मेजर किए। वो एक ही तरीका में मैं ले रहा हूं कि तुम डायरेक्टली जाके पूरा मेजर करके लिख रहे हो। दूसरा तरीका ये है कि बहुत से स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली होता है कि स्कूल वाले एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हाइट और वेट का, ईच स्टूडेंट का। मेरे टाइम में, मेरे स्कूल में तो होता था, आपके स्कूल में भी होता होगा, बिकॉज मैक्सिमम स्कूल में ये होता है। नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, पर वहां पे एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो तुम्हें मैंने क्या बोला कि तुम हर एक स्टूडेंट्स का हाइट मुझे बताओ। तो तुम दो तरीके, या तो टेप लेके खुद से या फिर किसी के सहारे नापोगे ईच स्टूडेंट्स को, या फिर जाके रिकॉर्ड से उतार के ले आओगे। तो दोनों जगह तुमने डाटा कलेक्शन किया। पहले वाले केस में भी तुमने हाइट पता करके मुझे दिया, कलेक्ट करके मुझे दिया। दूसरे वाले केस में भी तुमने हाइट पता किया, डाटा को कलेक्ट किया और मुझे दिया। पर दोनों में डिफरेंस है। एक में तुमने खुद से प्रैक्टिकली पूरा, जो कि पूरा करेक्ट ही होगा क्योंकि तुम खुद नाप रहे हो, टेप में कोई खोट नहीं होगा, अच्छे से पूरा नापोगे, मेजर करोगे, वो हाइट एक्यूरेट होगा। पर जो कॉपी में लिखा होगा, मान लो टीचर 6 फीट 1 इंच लिखना चाहता था और ये मान लो गलती से किसी ने बुला लिया तो 5 फीट 1 इंच भी लिख दिया, क्या भरोसा, बाई मिस्टेक भी हो सकता है। या फिर टीचर ने जब मेजर करके लिखा था तब से उस स्टूडेंट का हाइट थोड़ा बढ़ गया होगा, बिकॉज इस टाइम में हाइट बढ़ता है। तुम्हारा पिछले साल जितना था इस साल भी उतना है, नहीं वो 2 साल पहले जितना था, बचपन में जितने थे अभी इतने हो, बढ़ रहे हो ना, अभी बढ़ने का टाइम है। तुम अभी फिलहाल 9th क्लास में हो, तो ये ग्रोइंग पीरियड है, तो तुम्हारा हाइट में चेंज हो गया होगा। तो तुम्हारा डाटा कैसा हो गया, दूसरे वाले केस में जो तुम उतार के ले आए थे, गलत हो गया। तो इसके लिए जो सोर्सेस होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा का, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है प्राइमरी सोर्स मतलब तुम खुद से गए, नापे, खुद से लिखा सारा डाटा, एक्यूरेट पूरा मेजर किए हो और लिखे हो, ये प्राइमरी सोर्स हो गया। दूसरा जो है सेकेंडरी सोर्स, किसी ने नाप के रखा था, तुमने वहां से चुरा लिया या फिर उतार लिया, छापा मार लिया। जैसे एक जोक था कि एक बच्चा ना पढ़ के नहीं आया था, तो उसके जो सामने में बैठा था वो बच्चा, वो पूरा मन तन दे के लिख रहा था, पूरा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था इस बार, जैसे टर्म 1 में आएगा, तो वो पूरा सब कुछ टिक करके रखा है और ऐसे कॉपी से वो पीछे वाला उतार रहा है। तो इन्विजिलेटर देख लेता है और बोलता है, अरे कॉपी छुपा बच्चे, तेरे पीछे वाला तुझसे लिख रहा है। तो क्या होता है पता है, वो बच्चा नहीं छुपाता। फिर इन्विजिलेटर बोलता है, अरे मैं इतनी बार बोल रहा हूं तो छुपा क्यों नहीं रहा है कि तेरा कॉपी छिपा, वो पीछे वाला लिख रहा है। तब वो बच्चा क्या कहता है पता है, सर मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला फेल हूं। मतलब उसने जो सब लिखा था वो गलत था। तो किसी से छापोगे तो कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, और जगास क्लासेस से पढ़ के एग्जाम में फोड़ोगे तो वो प्राइमरी सोर्स। तो हमेशा सही कौन सा है, प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स में रिस्क होता है, अगर कोई टॉपर बैठा हो तो सारा अच्छा भी हो सकता है, पर क्यों हमें खुद टॉपर बनना है ना, क्यों किसी टॉपर से छापना है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमेशा याद रखना, बुक बोल रहा है कि प्राइमरी सोर्स का डाटा करेक्ट होता है। कैसा होता है, करेक्ट होता है, पर ये कभी कभार गलत होने के चांसेस होते हैं, कौन से, सेकेंडरी सोर्सेस के। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है, और ऐसे मत छापना, वरना वो भी बोलेगा सर मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता, बगल वाले को भी उतारने दीजिए, वो भी उतार ले, सारे गलत मार के वो भी फेल हो जाए। जितना पता होगा तुम्हें लगेगा उसको सही पता होगा, वो भी गलत हो जाए। सो ऑलवेज डिपेंड ऑन प्राइमरी सोर्स, क्या है, जगास क्लासेस। सेकेंडरी सोर्स बगल वाले से उतारना। समझ गए, क्लियर है फंडा।
बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स मूव टू प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो डाटा को प्रेजेंट करना, लिखना, रिप्रेजेंट करना बोल सकती हो. तो देखो, हमेशा डाटा एक मिला, हमने कलेक्ट किया, कलेक्शन के बाद उसको रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट ने कुछ ऐसे मार्क ऑब्टेन्ड किए हैं. अब हम 10 नंबर लिखने वाले हैं इन्हें मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो. तो क्या क्या नंबर है? मान लो किसी ने लाया 25, कोई लाया 32, कोई लाया 21, कोई लाया मान लो 45, कोई मान लो ले आया 60, कोई ले आया 72 और कोई ले आया मान लो 95. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. अब और 3 लिखने हैं. एक लाया पूरा 100 में से पूरा 100, और एक है मान लो वो लाया कितना 51, और एक लाया 88. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये हो गए 10 स्टूडेंट्स के मार्क. अब मुझे बताओ कि लोएस्ट मार्क कितने हैं. तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि चलो ढूंढते हैं. 25 इससे कुछ छोटा है? नहीं. 32 नहीं है. 21 छोटा है? इससे चलो कुछ छोटा मिलता है, देखें. नहीं, 21 लोएस्ट मार्क है और हाईएस्ट मार्क 100 में से 100 है. पर अगर मैं इसी नंबर को कुछ असेंडिंग ऑर्डर में लिखता, ये एक ऑर्डर हो गया, दूसरा ये यूनिफॉर्म, कोई भी कुछ भी लिख दिया, किसी भी ऑर्डर में लिख दिया. अब थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं. पहले 21, उसके बाद 21 से बड़ा कौन है? 25. हाँ 25, देन 32, देन कुछ है 45, और 45 से थोड़ा बड़ा 51, उससे थोड़ा बड़ा 60, उससे थोड़ा बड़ा 60 से बड़ा 72, 72 से थोड़ा बड़ा 72 से थोड़ा बड़ा 88, 88 से थोड़ा बड़ा 95, 95 से बड़ा 100. हो गया 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. तो यहां पे बोलूं मैं सबसे छोटा नंबर तो फट से दिख गया, सबसे बड़ा नंबर तो 100 फट से दिख गया. पर यहां पे थोड़ा ढूंढना पड़ रहा था. तो डाटा को ऐसे हमेशा हमें रिप्रेजेंट करना है कि उससे हमें कुछ भी चीज निकालने में थोड़ी आसानी हो. समझ गए? पर जब डाटा बहुत बड़ा, यहां पे 10 स्टूडेंट्स का, मान लो 1000 स्टूडेंट का हो, तो उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, टाइम लगता है. जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं, यहां पे छोटा बड़ा मिल गया. अगर मैं बोलूं कि ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चे हैं, इनके मार्क्स का रेंज क्या है, तो हमेशा रेंज याद रखना, सबसे छोटा नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर के बीच उसका रेंज होता है. मतलब द रेंज विल बी 21 टू सबसे छोटा नंबर से लेके सबसे बड़ा 100. ये रेंज होगा. समझ गए? क्लियर है फंडा? पूरा क्रिस्टल क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट डाटा, उसमें थोड़ा लंबा होगा, उस वहां पे देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही है. सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा समझ लो. ये चैप्टर हलवा है, मैं बता दे रहा हूं. नोट कर लो इसको. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. यहां पे देखो, पहले 10 स्टूडेंट्स का था, अब 30 स्टूडेंट्स का है. कितना? 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स है आउट ऑफ 100. तो इतने मार्क्स लाए हैं. पहले लाइन में 10, दूसरे लाइन में 10, तीसरे लाइन में 10, कुल मिला के 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं. समझ गए? अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ऐसे करेंगे, फिर इसको असेंडिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत ये हो जाएगा, मतलब अजीब सा हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा. वही पंगा है. तो यहां पे हम एक टेबल बनाते हैं. टेबल बनाने से पहले तुम्हें एक टर्म जानना होगा जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जैसे मान लो यहां पे कितने बच्चों ने 70 मार्क यानी 70 मार्क लाए हैं. 1 और देखो 2 3 और कहां थे? 4. तो कुल मिला के 4 स्टूडेंट्स स्कोर 70 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो 4 स्टूडेंट्स ने 70 मार्क लाए हैं. तो 70 मार्क की फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या होगा?
वो 4 होगा। मतलब कितने स्टूडेंट्स लाए हैं? 4। तो उसको उसका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिस टर्म से तुम्हें मैंने अवगत करा दिया। और कौन सा ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? यहां पे 92 हो रहा है, 40 हो रहा है। देखो 40 देखो कहां कहां पे है? 1 2 3 4, तो 4, तो 40 का फ्रीक्वेंसी भी 4 है। वैसे 60 का देखते हैं, चलो 1 और कहां पे है 60? देखो 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 2 3 4, 60 का भी 4 है। अरे सबका 4 ही आ रहा है। चलो 92 का देखते हैं। 1 2 3, 3 है शायद, हाँ। 92 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है, मतलब 3 बच्चों ने लाए हैं। तो ये वाला टेबल हम बनाने जा रहे हैं। कौन सा? मार्क्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी टेबल। मार्क्स और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर। तुम समझ सकते हो। तो सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। कौन सा है? 10 है। 10 कितने लोगों ने लाया है? और कहां पे है 10? देखो मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो 1 फ्रीक्वेंसी। देन नेक्स्ट बिग नंबर कुछ 11 12 13 14 है क्या? नहीं है, 20 है शायद नेक्स्ट। हाँ, तो 20 का मार्क्स का फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 देखो, और कहीं पे है 20? जी नहीं, 20 नहीं है और कहीं पे, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी 1 है। वैसे चलो देखते हैं नेक्स्ट। 20 के बाद बड़ा 36 है, उससे छोटा कुछ नहीं है। देखते हैं, हाँ 36 है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी 36। तो 36 कितने हैं? 1 2 3, 3 है, 3। फ्रीक्वेंसी कितना है 36 का? 3। अब देखते हैं नेक्स्ट, 36 से थोड़ा बड़ा 40। तो 40 कितना है? 1 2 3 4, और है क्या? नहीं, 4 है। अब देखते हैं 40 से थोड़ा बड़ा 42 कुछ है, 42 44 45 46 41 कुछ है। देखो, नहीं शायद नेक्स्ट 50 है, देख लेते। हाँ बिल्कुल 50 है नेक्स्ट। तुम भी देखते चलो, ब्लैक बोर्ड में एक साथ साथ प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तुम भी खुद से लिखते चलो। तो 50 का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 50 का है 1, देन दूसरा कौन सा है? 2 3 4, 4 है। वैसे ही अगर देखूं तो नेक्स्ट क्या है? 50 से थोड़ा बड़ा 56। 56, तो 56 1, और कहां पे और कहां पे और कहां पे? नहीं, 1। तो नेक्स्ट 56 से थोड़ा बड़ा 60। 60, तो 60 में आ जाएगा हमारा 1, देन थोड़ा बड़ा 2 3 4, 4 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। चलो मैं चेक करता हूं कैमरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट और एक लाइन आ सकता है, चलो देखते हैं करके। नेक्स्ट लाइन तो 60 के बाद आ जाएगा थोड़ा उससे बड़ा 60 के बाद 70 आई थिंक डायरेक्ट आएगा। हाँ 70, तो 70 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो 70 का हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 देन 4। तो 70 का फ्रीक्वेंसी 4 आ गया। उसके बाद 72 आएगा। वैसे एक एक करके हम टेबल बनाएंगे और इस डाटा को प्रेजेंट करेंगे। बाकी सब जितने मैंने छोड़े हैं 70 के बाद कौन सा आएगा? 72 आएगा। उसके बाद आई थिंक 80 आएगा। उसके बाद 88 भी आएगा। देन 90 है क्या? नहीं 92 है, 92 आएगा, 95 आएगा। तो ये सब हो गए तुम्हारे होमवर्क जो कि तुम्हें करना है। समझ गए? एक मार्क को उठाना है असेंडिंग ऑर्डर में, कितने बार वो रिपीट हो रहा है लिखना है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। और टेबल तैयार है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तैयार। समझ गए? तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं टैली के साथ ये करके दिखा दूं।
ये टेली के साथ, चलो इसको टेली में यहां पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता हूं। तुम्हें और एक चीज भी पता चल जाएगा कि मान लो तुम्हें बोला कि टेली के साथ रिप्रेजेंट करो, टेली तो आता होगा ना, अगर नहीं आता होगा रिकॉल करा दे रहा हूं, देखो। तो फ्रीक्वेंसी हमें 1 है, 1 को कैसे टेली से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हो एक डंडा, ये मान लो ऐसा 1 होता है तो उसको एक डंडा लिखते हैं, तो ये भी एक डंडा। 3 को कैसे 1 2 3, समझ गए। 4 को 1 2 3 4, अब यहां पे फिर से 4 1 2 3 4, फिर से 1 1 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 और ऐसे एक 4 भी दे सकते हो। टेली यूज करना जानता है जो, उसको ये सब आसानी से आ जाएगा, समझ गए। टेली से कैसे फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं बता दिया, तो ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल दूंगा अगर जरूरत है तो, वरना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टैटिस्टिक के 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन मैंने रख दिया है, दोनों में डिफरेंस तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इंटरेस्टिंग है, कोई कंप्लेक्स चीज नहीं है। सुनो, इसको मैंने रिप्रेजेंट करना बता दिया था, कैसे कर रहे थे। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता था खत्म किया, मार्क्स मतलब 36 मार्क्स 3 लोग लाए हैं, फ्रीक्वेंसी 3 का मतलब ये होता है, मैंने क्लियर कर दिया। तुम समझ भी गए थे, पॉज करके नोट करने के लिए बोला था। अब देखो कि ये तो हो गया 36 मार्क्स 3 लोग लाए थे, 40 मार्क्स 4 लोग लाए थे, 50 मार्क्स 3 लोग, 60 4 लोग मतलब 64 नहीं 64 लोग लाए थे, या फिर 4 लोग लाए थे बोल सकते हैं। 70 मार्क्स 4 लोग लाए थे, 72 भी 1 पर्सन मतलब 1 स्टूडेंट लाया था, और ये 82 स्टूडेंट, 88 3 स्टूडेंट, 72 1 स्टूडेंट, 92 3 स्टूडेंट, 95 1 स्टूडेंट। समझ गए। ये वाले जो टेबल है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कौन सा वाला, अनग्रुप्ड, बिना ग्रुप का। यहां पे तुम्हें कुछ दिख रहा है ग्रुप वगैरह, अनग्रुप्ड, चलो अच्छे से लिख देते हैं, अनग्रुप्ड हो गया। इसको बोलते हैं अनग्रुप टेबल या फिर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसी क्लास में ये जो क्लास का एग्जांपल दिया है जहां पे 26 स्टूडेंट्स थे, उनका मार्क्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, गिन लो यार, 3 4 7 3 10 14 18 19 20 22 25 26, एंटायर 26 स्टूडेंट है, यहां पे भी 26 होंगे। तो इनका वेट हमने मेजर किया, तो हमें क्या पता चला कि जो 41 to 45 केजी, यहां पे मैं केजी लिख देता हूं वरना टन में या फिर क्विंटल में वेट नहीं होता। तो देखो 41 to 45 केजी के अंदर 14 बचे हैं, 14 स्टूडेंट्स आर लाई हैविंग वेट 41 to 45, या फिर तुम बोल सकते हो 14 स्टूडेंट्स लाई बिटवीन द कैटेगरी 41 to 45। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो 14 स्टूडेंट्स जो हैं उनका वेट ये 41 और 45 के बीच में आता है। कितना आता है, वो 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, या फिर 45 खुद हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट है 46 to 50 केजी के बीच 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स आर देयर। 51 to 55 1 स्टूडेंट्स इज देयर। 56 to 60 केजी 2 स्टूडेंट्स आर देयर। 61 to 65 केजी 2 स्टूडेंट्स आर देयर। 66 to 70 2 students are there. 71 to 75 1 student is there. 76 to 80 1 student is there. Total 26 students are in the class. समझ गए क्या? समझे सर, समझना क्या था, आप तो टेबल पे लिखे थे। तो समझना ये है कि ये जो पहला वाला जिसको मैंने अनग्रुप टेबल बोला या फिर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला है, वहां पे मार्क्स मैंने किसी रेंज में नहीं लिखा था। मैंने ये नहीं लिखा था कि 90% से ऊपर, 80% से ऊपर, या फिर 60 से 80% के बीच, 60 to 65% के बीच। मैंने पूरा एक्यूरेट मार्क लिखा था, एक्यूरेट प्रेसाइज पूरा लिखा था। प्रेसाइज मतलब पूरा वही डिट्टो वही मार्क लिखा था, 0.5 का भी अंतर नहीं था। पर यहां पे क्या लिखा है, वेट ये जो 14 स्टूडेंट्स हैं इनका वेट 41 to 45 के बीच, 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है,
45 भी हो सकता है। इन पांचों में से कोई भी वेट के अंदर, कोई भी वेट हो उसके अंदर 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जबकि ये अनग्रुप्ड वाले में 3 स्टूडेंट्स के मार्क कितने हैं? पूरा 36 है। ना एक कम ना एक ज्यादा, ना एक कम ना एक ज्यादा, ना आधा भी ज्यादा ना आधा कम, मतलब पूरा एक्यूरेट 36 है। पर यहां पे 14 स्टूडेंट्स के वेट एक्यूरेट 41 या फिर एक्यूरेट 45 नहीं है, उनके बीच कोई भी नंबर हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे जो चीजें हुई वो क्या था? सिंगल था, सोलो पीस था, यूनिक पीस, एक ही आइटम है, लिमिटेड पीस बोलते हैं ना, ये वही था। 36 बोले तो 36, पर यहां पे 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, 45 हो सकता है। मान लो स्कूल में कोई एक गैंग है, गैंग होता है ना, ये हमारे दोस्त, ये हमारा फ्रेंड सर्किल है, तो उन्होंने कुछ तोड़ा है। तो कोई सिंगल लड़का, मान लो कोई लड़का है राहुल, हाँ कोई अपने पे मत ले लेना, राहुल ने कुछ तोड़ दिया, तो वहां पे टीचर ने देख लिया, तो टीचर क्या बोलेगा कि राहुल ने उस चीज को तोड़ा है। पर राहुल का पूरा ग्रुप होगा, राहुल होगा वहां पे और 2-3 कुछ नाम जुड़, राहुल, सचिन, सहवाग, हम जो भी कर सकते हैं, क्रिकेट टीम का नाम ले लेते हैं, कोहली, विराट कोहली तो सेम नाम है, विराट ले लो, सचिन ले लो, राहुल ले लो, ये तीनों का मान लो पूरा ग्रुप है। तीनों में से किसी ने तोड़ा है, एक्यूरेट कोई फिक्स नहीं है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो वैसे यहां पे सिंगल बंदा था, पर यहां पे क्या आ गया? ग्रुपिंग आ गया, एक ग्रुप आ गया 41 to 45 का। इसलिए इस तरह के टेबल को बोलते हैं ग्रुप्ड, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जो सिंगल होता है उसको सिंगल नहीं बोलते, अनग्रुप्ड बोलते हैं, बिना ग्रुप वाला। और ये क्या है? ग्रुप्ड। समझ गए? ये डिफरेंस जान के रखना है। एमसीक्यू है, आ गया नंबर तो क्वेश्चन को फोड़ना है और तोड़ना भी है। समझ गए? समझ के फोड़ना, यह कौन सी बड़ी बात है, देख के पता चल रहा है। ग्रुप ऐसे हाइफन देके डिनोट करेगा, ग्रुप है तो ग्रुप है, नहीं है तो अनग्रुप्ड है। समझ गए? आप देखो, जो बहुत से बच्चों का डाउट्स होता है, कुछ का नहीं भी आ रहा होगा, मैं बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में ये हिट करेगा। तो 41 to 45 तो इधर आ गया, 46 to 50 तो इधर आ गया। सर मान लीजिए कोई बच्चा आया, या फिर तुम मान लो कोई बच्चा एक ऐसा है उस क्लास में जिसका वेट 45.5 है, वो तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना 45 में आ रहा है, ये क्या 45 के अंदर, 45.5 45 से बड़ा है, और 45.5 46 से छोटा है। ये तो इसके बाद आ रहा है, इसके पहले आ रहा है। अब ये कौन से ग्रुप में आएगा? ये तो बड़े सोचने की बात है, ना वो इधर का ना वो उधर का। तो एक बात बता देता हूं, अगर यहां पे 45.5 आ रहा है, कहीं पे लिख दे, हाँ चलो 45.5 आ रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। अगर यहां पे 45.1 आता तो एक बात याद रखना, 45.1 45.2 45.2 3 45.4 ऐसे करके 45.9 जाएगा, उसके बाद 46 आएगा। तो एक बात तुम डिसाइड कर लो कि अगर 45.1 आया ना तो उसको हम 45 के अंदर डाल देते हैं, 2 आया तो भी यहां पे डाल देते हैं, 3 आया तो भी यहां पे डाल देते हैं, 4 आया तब भी यहां पे डाल देते हैं, क्योंकि ये 45 और 46 के बीच किसके पास आ रहा है? नंबर लाइन तो देखे होंगे, तो 0.1 0.2 0.3 पहले वाले नंबर के पास आता है, और 0.6 0.7 0.8 0.9 नेक्स्ट वाले नंबर के पहले आता है। तो अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं यहां पे, तो 45.1 45.2 45.2 ऐसे करके अगर लिखूंगा तो जो 45.4 तक होगा वो 45 के पास आएगा, जबकि 45.6 से लेके 45.9 तक वो 46 के पास आएगा। तो इसका बंटवारा तो ऐसे हो जाता है। पर ये 45.5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, पूरा मिड पॉइंट है ये। 0.5 मतलब क्या? आधा, पूरा 45 और 46 के बीचों बीच आता है। तो ये किसके कब्जे में आएगा? ये किसके इलाके में आएगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पर तुम्हारा भैया शॉर्टकट बता देगा, तुम्हें कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है।
है तुम्हारे पास बहुत, पर देखो कितना शॉर्टकट ट्रिक है। अगर 45.5 आता है तो आंख बंद करके तुम उसे 46 की कैटेगरी के अंदर डाल देना। समझ गए? हमेशा उसको नेक्स्ट वाले नंबर के कैटेगरी में डाल देना। क्यों डाल देना? तो मैं अभी बताता हूं तुम्हें क्यों डाल देना। बहुत आसान सा सवाल है ये। तो अगर क्यों डाल देना पूछ रहे हो, तो 11th क्लास में एक राउंडिंग ऑफ होता है, तो उसके मुताबिक भी ना ये उतना प्रूव नहीं हो सकता। पर अकॉर्डिंग टू 9th क्लास तुम एक बात हमेशा याद रखना, 45.5 आया तो उसको 46 की कैटेगरी में डाल देना, 50.5 आया तो 51 की कैटेगरी में डाल देना। वैसे 55.5 आया, उसके नेक्स्ट वाले नंबर, उसका नेक्स्ट जो भी राउंड नंबर है, अगर 0.5 है तो, और 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 का तो मैंने बता दिया, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 का भी बता दिया। पर जब 0.5 आता है तो तुम हमेशा उससे बड़े वाले नंबर की कैटेगरी में डालना है। समझ गए? बहुत आसान चीज था। इसको अनग्रुप्ड बोलते हैं, इसको ग्रुप्ड बोलते हैं, याद हुआ? 0.5 आए तो किस में डालना है? समझ गए? समझ गए? कमेंट अभी ठोकोगे भैया, समझ गए? ठोको, जल्दी ठोको। सो इसी के साथ ये वाला टॉपिक तो खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो ग्रुप्ड वाला डाटा था उसमें जो होते हैं रेंज ना, जैसे 11 to 16, 11 to 15 होता है, हाँ कोई भी रेंज ले सकते हो, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। तो ये जो रेंज है इनको एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं क्लास। इनको क्या बोलते हैं? क्लास। सर तो हम जो पढ़ते हैं वो क्या है? वो क्लास है, ये भी क्लास है, मतलब ग्रुप है बोल सकते हो। क्लास ग्रुप सेम टाइप के सिनोनिम है एक तरह के, तुम समझ सकते हो। तो ये जो क्लास है इसमें देखो 11 to 15 लेके एक क्लास, 16 to 20 एक क्लास, 21 to 25 एक क्लास, 26 to 30 एक क्लास। तो इस क्लास में कुछ टर्म होते हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इरेज करके बता रहा हूं कि ये जो 11, 16, 21, 26 मतलब जहां से शुरू होता है सबसे छोटा वाला नंबर उस क्लास का, उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास। लोअर लिमिट ऑफ क्लास। समझ गए? और ये जो 15, 20, 25, 30 है, ये क्या है? अपर लिमिट ऑफ द क्लास, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये क्लास का है, तो बड़ा मतलब सबसे ऊंचा, ऊपर, ऊपर, अपर लिमिट ऑफ क्लास। समझ गए? तो सबसे छोटा जो नंबर होता है क्लास में उसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और सबसे बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास। और ये जो रेंज होता है इनको क्या बोलते हैं? हम क्लास बोलते हैं। समझ गए? क्लियर है फंडा? नेक्स्ट वी विल मूव टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर ग्राफ भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना। इस बार उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि टर्म में इन्होंने घुसेड़ दिया है, हमें घुसेड़ दिया है बोलूंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक जो चैप्टर था इट्स ऑल अबाउट ग्राफ ड्रॉइंग, यही मेन क्वेश्चन था यार। अब तक जो पढ़ रहे थे वो तो हलवा था और उसी को ही उड़ा दिया गया है। मतलब स्टैटिस्टिक पढ़ोगे पर उतना कुछ, वैसे भी मैं बोल रहा हूं अपने टाइम में भी स्टैटिस्टिक बहुतों का फेवरेट चैप्टर था, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है एक बार समझ के बिना रिवीजन के फोड़ के आ सकते हो। पर रिस्क मत लेना, रिवाइज करके जाना एग्जाम में, क्योंकि हमें टॉप करना है। और स्टैटिस्टिक एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इवन जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, वैसा एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक एक ब्रांच होने वाला है, बहुत वास्ट है पर आसान होता है। 10 तक बहुत आसान है, हमने 11, 12 में भी आसान बना दिया था, और मैं तो हूं तुम्हारे लिए यार, चिंता की क्या बात है। सो लेट्स मूव टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन, और इसको याद कर लो। लोअर लिमिट अपर लिमिट मैं यूज करूं तो कंफ्यूज मत होना, पहले याद करो इसको। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कहा जाता है वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 ऑफ वर्ड्स, मतलब हजारों वर्ड्स लिखने से बेहतर है किसी बच्चे को पिक्चर के द्वारा या फिर फोटो के द्वारा कुछ समझाया जाए। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हो जाता है, जैसे मैथ और फिजिक्स बिना पेन पेपर के नहीं होता,
सिर्फ पिक्चर के नहीं बनता बात, जैसे मैं अभी मैथ पढ़ा रहा हूं, बस पिक्चर के नहीं बनेगा। पर ये जो ग्राफ वाला पार्ट है, पिक्चर मतलब वो नहीं कि एनिमेशन, फोटो, कलर, वो नहीं, ये यहां पे एक डाटा को एक पिक्चर में फॉर्मेट करेंगे जिसको तुम खुद पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जितने भी घटिया आर्टिस्ट क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशली बार ग्राफ। इसमें बस मेजरमेंट का खेल होता है, जिसको स्केल अच्छे से पकड़ना आता है, जिसको उसमें लाइन ड्रॉ करना अच्छे से आता है, वो ड्रॉ कर सकता है। तो इसमें कोई आर्टिस्टिक हैंड होने की जरूरत नहीं है इस वाले पिक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ। तो ग्राफ हम यहां पे बहुत तरह के होते हैं, जैसे मैंने बोला एक पिक्चर बेटर देन 1000 ऑफ वर्ड्स, पर वो एक पिक्चर है नहीं, वो डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे हम आज 3 तरह के पढ़ने वाले हैं आज, मतलब इस वीडियो में। तो पहला कौन सा है? बार ग्राफ। क्या है बार ग्राफ? मतलब तुम जैसे कि नाम इसका है, कुछ बार टाइप का होता हो। डिटेल में जाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, कैसा सवाल बनेगा देखेंगे, सारा कुछ करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारा भैया सब कुछ क्लियर करा के ही छोड़ेगा। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्या है? हिस्टोग्राम। ये भी एक तरह का ग्राफ है। कैसा है? सब कुछ मैंने बोला ना, एक एक करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तब समझ में आएगा। अब बस ये नाम नोट करते चलो। और थर्ड जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये 3 टाइप्स के हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो पहले बार ग्राफ, उसके रिलेटेड सवाल, उसका आंसर, एग्जाम्पल बुक का उठा के करेंगे ताकि तुम्हें एनसीईआरटी खल्लास हो जाए। समझ रहे हो? सो बिफोर आई मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज बार ग्राफ, पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन, क्योंकि ये 3 टाइप नोट करोगे पहले, उसके बाद एक एक करके लिखेंगे। तो ये नोट्स बनाने का एक तरीका होता है कि पहले ओवरव्यू, उसके बाद डिटेल, उसके बाद एक रिवीजन नोट्स भी तुम खुद से बनाना चाहिए रिवाइज करने के लिए, पर क्लास 9 के लिए प्रॉपर नोट से भी तुम रिवाइज कर सकते हो। तो बार ग्राफ यहां पे दिख रहा है तुम्हें? बार ग्राफ बिल्कुल दिख रहा होगा, देखो। तो यहां पे हमने क्या किया है, एक क्लास में 45 स्टूडेंट थे। सर इतने बार स्टूडेंट क्यों? क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो स्टूडेंट की बात करेंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो उस क्लास में कितने बच्चे थे? 45 बच्चे थे। और एक बच्चे को बोला गया कि बार ग्राफ नहीं, एक टीचर ने बार ग्राफ ड्रॉ किया, क्योंकि बच्चे तुम लोग हो, तुम्हें अभी तक पता नहीं है बार ग्राफ, मैं समझाने वाला हूं। तो टीचर ने बार ग्राफ ड्रॉ किया किस हिसाब से कि कौन सा स्टूडेंट, कौन सा बच्चा किस मंथ में पैदा हुआ था, या फिर उसका डेट ऑफ मंथ, या फिर मंथ ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ मंथ नहीं होता। हाँ, क्या था? मंथ ऑफ बर्थ जो है उस बच्चे का, उसके हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है, बार ग्राफ ड्रॉ किया है। तो देखो बार ग्राफ कैसे देखते हैं मैं बता देता हूं। तो 45 टोटल बच्चे थे। यहां पे जो ये देखो, ये वाई एक्सिस है कि नहीं है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, लाइक ग्राफ। अब बार ग्राफ में क्या है कि ये जो वाई एक्सिस है, यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी को रख दिया है। किसको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है कितने नंबर ऑफ बच्चे, या फिर कितने ना, सर ये कैसा मतलब कितने नंबर ऑफ बच्चे, कितने बच्चे बोलिए, या फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलिए। हाँ, ये अलग प्रकार का लैंग्वेज निकल गया मुंह से, तो छोड़ो। वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को हमने रखा है, मतलब एक बच्चा था, 2 बच्चा था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, कितने था? तो 7 तक हाईएस्ट किया है, इसलिए 7 तक ड्रॉ किए हैं। अगर 12 आता तो 12 भी ड्रॉ करने के लिए हम इसको एक्सटेंड करते। ग्राफ पेपर बड़ा होता है, कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। एक्स एक्सिस में हम किसको सेट करेंगे? एक्स एक्सिस में हम सेट करेंगे मंथ को। हमें क्या निकालना है? मंथ ऑफ बर्थ। तो एक जगह मंथ और एक जगह कितने, फ्रीक्वेंसी कितना है, कितने बच्चे हैं। तो शुरुआत होती है जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म। मंथ्स हो गया। यहां से 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो, पहले उन्होंने देखा, पहले एक डाटा बनाया कि जनवरी में कितने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो उनको मिला 2। तो उन्होंने ये बार ग्राफ को ऐसे करके 2 में सेट किया। तो ये हो गया जनवरी का बार ग्राफ। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि फरवरी में भाई 5 बच्चे पैदा हुए थे, तो फरवरी का ग्राफ ये 5 पे जाके रुक गया। नेक्स्ट आ गया मार्च का ग्राफ। तो मार्च में कितने, बस एक ही बच्चा पैदा हुआ था,
तो ये एक पे ही रुक गया, शायद कोई था मार्च वाला लिमिटेड एडिशन उस क्लास में। नेक्स्ट आए अप्रैल, अप्रैल में 4 बच्चे पैदा हुए थे, तो बार ग्राफ उठा ये 4 के इक्विवेलेंट रुक गया। उसके बाद मई में भाई इसमें बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, पूरा 7 के 7, तो ये 7 में गया, रुक गया। अगर किसी में 8 बच्चे पैदा होते तो 8 भी यहां पे ड्रॉ करके वहां तक एक्सटेंड करते ग्राफ। यहां पे 7 हाईएस्ट था, इसलिए मैंने भी 7 तक ड्रॉ किया है। नेक्स्ट आ गया जून, जून में भाई कितने थे ये 3 थे, 3 थे ये ऊपर का चलो कट कर देते हैं। ये जून में थे 3 बच्चे, जुलाई में टोटल थे 6 बच्चे, तो ग्राफ बड़ा 6 में रुक गया। नेक्स्ट अगस्त में आ गए 5 बच्चे, तो ये ग्राफ बड़ा 5 में रुक गया। तो नेक्स्ट आ गया सितंबर में 3 बच्चे, ये 3 है ना या फिर 2 है, ये 2 है ये 2 है, ये दोनों के बीच जो आ रहा है ये, क्योंकि ये नॉर्मल व्हाइट बोर्ड का सरफेस है, मैंने अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे लिए कितना बड़ा स्केल राउंडर सब कुछ ला के रखा है ड्रॉ करने के लिए, पर थोड़ा बहुत मेजरमेंट में इधर उधर हो जाता है, तो कोई बात नहीं, तुम समझ लेंगे, समझदार बच्चे हो। तो ये है 2 बच्चे थे सितंबर में। अक्टूबर में भाई फिर से एक लिमिटेड पीस, एक ही बच्चा था, 1 तक छोटा सा ग्राफ बना। नवंबर में कितने थे, 4 थे, 4, तो नवंबर में 4 हो गया। नेक्स्ट आ गए हम दिसंबर में भी 6 बच्चे थे, 6 स्टूडेंट, तो बड़ा ये 6 की इक्विवेलेंट आके रुक गया, समझिए। तो ये था बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम्हें कोई डाटा देगा तो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दोगे, या फिर ये बार ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है मैंने बता दिया यार। ऐसे एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लेना, और एक्स एक्सिस में अगर मंथ को ले रहे हो, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को लेना। अगर यहां पे मान लो वेट होता, एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस में लेना ताकि तुम्हें आसानी होगी। तो फ्रीक्वेंसी हाइट का हो, वेट का हो, यहां पे मंथ का आया, डेट ऑफ बर्थ का हो, ईयर का हो, तो भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में लेना है, और जो डाटा है, जो वेरिएबल डाटा है, वो चाहे मंथ हो, वेट हो, हाइट हो, उसको तुम्हें एक्स एक्सिस में लेना है। और किस मंथ में, सारे मंथ ऐसे पहले ड्रॉ कर देना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बाद में ड्रॉ करना, थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करके रखना, देखना कि कितना दूर जा रहा है। और यहां पे देखना, मान लो वेट था तो 50 to 60 kg के बीच कितने, 60 to 70 के बीच कितने, जितना भी तुम्हारा क्या है डिवीजन है, यहां पे जैसे मैं जो लिया है, तुमने जो लिया है, उसके अंदर कितने आ रहे हैं, उतना ऊपर तक तुम्हें बार ग्राफ को एक्सटेंड करना है, समझ गए? क्लियर है फंडा? अब यहां पे मान लो पूछता है इन व्हिच मंथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बोर्न, तो कौन सा है सबसे ऊंचा वाला ग्राफ, मैं। इन व्हिच मंथ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बोर्न, तो सबसे छोटा वाला ग्राफ जैसे कौन सा है, मार्च और अक्टूबर, एक ही बच्चे पैदा हुए हैं, समझ गए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 45, कॉमन सी बात है। या फिर यहां से जोड़ देना सारे जितने वैल्यू, यहां पे 2 हो रहा है, यहां पे 5 हो रहा है, यहां पे 4 हो रहा है, तो सबको जोड़ देना अगर नहीं गिवन है तो। समझ पा रहे हो बात को? और अगर यहां पे पूछेगा कि टोटल जो है कहां पे सेकंड हाईएस्ट नंबर है, किस मंथ में, इन व्हिच मंथ द सेकंड हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट है एक नीचे, तो किस मंथ में भाई हाईएस्ट है नीचे, 6 देखो 2 मंथ में है, जुलाई एंड दिसंबर। और एक क्वेश्चन आता है इन द ग्राफ व्हिच ऑफ द 2 थिंग्स आर वेरिएबल, या फिर व्हिच थिंग्स आर वेरिएबल भी पूछता है, तो क्या लिखना, यहां पे वेरी कौन कर रहा है, यहां पे क्या मंथ वेरी कर रहा है, कभी जनवरी में कुछ पैदा हुए, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में, तो डिफरेंट मंथ, मतलब मंथ वेरिएबल है। एक तो मंथ हो गया, और दूसरा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि किसी में एक बच्चे कहां पे 2, कहां पे 3, कहां पे 4, कहीं पे 5, कहां पे 6, कहां पे 7, तो यहां पे वेरी क्या कर रहा है बोलने से, दोनों कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स वेरी कर रहे हैं। मान लो अगर हर एक मंथ में 5-5 बच्चे हैं, ऐसे सारा ग्राफ इक्वल हो रहा है, तो वहां पे कौन वेरी कर रहा है, बस मंथ वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रहा है। समझ गए? ग्राफ को रीड करना, एक डाटा दिया होगा, ये जनवरी में 2, फरवरी में 5, मार्च में 1, अप्रैल में 4, तो ऐसे अगर दिया होगा तो ड्रॉ कर पाओगे, सिंपल बात है, ऐसे लिख देना फिर बाहर ड्रॉ कर देना। समझ गए? फंडा क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हिस्टोग्राम, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नहीं समझे और एक बार इसको रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा, सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा। Now let's move to histogram। देखो एक क्लास का ही या फिर एक ग्रुप का, यहाँ पे हम वेट मेजर किए हैं विथ फ्रीक्वेंसी, तो 41 to 46 के बीच 15 आए, 46 to 52 के बीच 5 आए,
52 टू 58 के बीच 10 आए, 58 टू 64 के बीच आए हमारे 64, और 64 टू 70 के बीच आए 20। तो ये भी एक क्या है, ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसका हिस्टोग्राम बनता है। हमेशा याद रखना ये जो पहले वाले का अपर लिमिट है वो हमेशा उसके नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट होना चाहिए, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ये कंपलसरी है। समझ गए? अब देखो हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो ये सब प्लॉट कर दो, 41, 46, 52, 58, 64, 70, मतलब ये वेट जगह पे जितने भी हैं इन सबको वाई एक्सिस में प्लॉट कर दो। हमने कर दिया है, उसके हमने तो एंटायर काम ही कर दिया है, पर पहले वो करना है। उसके बाद वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ये प्लॉट किया, वाई एक्सिस में इनमें जितने से जितना तक, यहां पे देखो 5 5 इंटरवल में सब आ रहा है, तो 5 10 15 20 25 करके मैंने प्लॉट कर दिया। अब ड्रॉ करेंगे जैसे बार ग्राफ ड्रॉ करते थे। 41 का कितना है 15 पे ले आए। उसके बाद 46 का भी कितना है 15, तो ये पूरा रेंज का कितना है 15, तो 46 का भी 15 ले जाना। उसके बाद इसको ज्वाइंट कर देने का। उसके बाद देखना है 46 का कितना 15 फिक्स है। अब देखना है 52 का कितना 5, 52 का आ गया 5, तो 46 टू 52 के बीच 5 है। तो हमेशा याद रखना ऐसे कभी ज्वाइंट मत करना। एक हिस्टोग्राम में हमेशा जो लाइन ज्वाइन होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ऐसे वो बेंड वाला लाइन नहीं बनेगा कभी भी। तो वैसे 46 टू 52 के बीच 5, तो ये आ गया 5। ऐसे बोल सकते हो कि बार ग्राफ पास पास आ गए तो हिस्टोग्राम बन गया। हम बोल सकते हैं, थोड़ा 2-3 चीजें होती है इसमें भी। अब 52 टू 58 कितना है 10, 52 टू 58 10 उठा दिए हम, ये देखो हो गया। अब 52 टू 60, 58 टू 64 5 उठा दिए, हो गया। अब नेक्स्ट है 64 टू 70 20 उठा दिए, हो गया। ये सब नीचे वाले जितने भी हैं सब 5 डिफरेंस, 5 तो नहीं 6 डिफरेंस में है। ये शुरुआत होगा 40 से, ये असल में शुरुआत होगा 40 से, 46, हाँ अभी ठीक ठाक लगा रहे हैं 6 इंटरवल में। यहाँ पे 40 कर दो, अब कोई बात नहीं, सेम चीज है, 6 इंटरवल में ड्रॉ किया था, बस 41 लिख दिया था 40 की जगह। तो देखो हो गया, कैसे ड्रॉ करना पता चल गया। पहले क्लास लेना है, उसको इतना ऊपर लेना है जितना उसका फ्रीक्वेंसी हो। तो यहां पे देखो सबके विड्थ तो सेम है, पर हिस्टोग्राम कुछ होते हैं जहां पे विड्थ वेरी करते हैं, वेरिएबल विड्थ होता है इनका। तो वो वाला केस देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत आसान चीज है हिस्टोग्राम, याद करने की कोशिश करो, समझ लो। नाउ लेट्स मूव टू द, क्या नाम है इसका, याद करो। बार ग्राफ को जब हम जोड़ देते हैं तो इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो ये थोड़ा अलग है, विद वेरिएबल बेंड है, मतलब चौड़ा देखो यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पे कम है। ये सेम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है चौड़ा, ऊंचाई तो कम है पर जो विड्थ है वो भी कम है। तो देखो यहाँ पे हमें दिया गया, एक मैथ टीचर ने मैथ का एग्जाम किया था, वहां पे मार्कशीट का इन्होंने एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन डाटा दिया है, जहां पे 0 टू 30 से अंदर क्या फेल होते हैं सब। तो फेल वाले 5 हैं, 0 टू 30 जो है। 30 टू 50 वालों को 15 मार्क दिया गया है। 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 टू 50 के बीच मार्क दिया गया है। 50 टू 70 के बीच 10 स्टूडेंट्स हैं, 70 टू 90 के बीच 15 स्टूडेंट्स हैं, और 90 अबव बस 5 स्टूडेंट्स। समझ गए? तो देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 0 टू 30 मतलब इंटरवल कितना है 30 है, यहाँ पे बोलो तो 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, 90 अबव मतलब 90 टू 100, यहाँ पे 10 है। तो ये जो क्लास है इनका इंटरवल क्या अलग अलग हो गया। तो ऐसे हिस्टोग्राम में जो विड्थ होता है वो भी चेंज होता है। तो कैसे, चलो बताता हूं। तो सबसे पहले काम करना कि यहाँ पे 10 ले जाना, क्योंकि 10 सब में आ रहा है। देखो 10 करके 30 हो रहा है, 10 करके 20 हो रहा है, और 10 1 जा 10 भी हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 10 से 100 तक पूरा लिख दिया। कहां पे, एक्स एक्सिस में। तुम्हें दिख रहा है? मैं चलो चेक कर देता हूं कैमरा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखो थोड़ा फोकस करो, या फिर रेजोल्यूशन बढ़ा दो, कम रेजोल्यूशन है तो 360 या फिर 480 कर दो, तुम्हें दिख जाएगा। तो देखो कुछ समय के लिए कर दो यार, ज्यादा डाटा भी नहीं जाएगा, 360 या फिर 480 कर दो, थोड़ा दे समझने के लिए बस ये हिस्टोग्राम को।
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया एक्स एक्सिस में। 0 to 100, 90 अब मतलब क्या 100 तक। अब यहां पे देखो क्या क्या है फ्रीक्वेंसी, 5, 10, 15। मैं जानबूझ के 5, 10, 15 ले रहा हूं ताकि मुझे यहां पे ड्रॉ करने में आसानी हो। कुछ भी हो तुम लिख के ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ग्राफ पेपर में करना है ना कि प्लेन पेपर में। तो देखो 5, 10, 15 भी कर दिया। अब देखते हैं 0 to 30, मतलब 0 हो गया ये स्टार्टिंग, 10, 20, 30, तो इतना कितना दूर जाएगा 5, ये आ गया 5। उसके बाद उसी के लग गए 30 to 50, 30 to 40, 50, 50 ये हो गया। ये कितना तक जाएगा 15, पूरा ऊपर चला है, हो गया। अब देखेंगे 50 to 70, 10 जाएगा, 50, 60, 70 ये हो गया, 10 जाएगा, मतलब 10 जाएगा तो ये थोड़ा कम जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूं कहां तक जाएगा। ये 10 है तो ये 10 तक जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आ गया 70 to 90, जो कि 15 तक जाएगा। 70 to 70, 80, 90, 15 तक, ऊपर तक पूरा आया। अब देखेंगे कि ये 5 वाला कितना जा रहा है, ये भी थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि ये जो 90 अब है, यहां पे भी 5 स्टूडेंट्स हैं। जो 90 अब मतलब 100 के नीचे ही मार्क होगा। मैथ में 100 में से 110 वो एडवर्टाइज में मिलता है, रियल में कभी नहीं मिलता है। तो ये 90, 100, 10 तक गया, समझ गए। तो यहां पे देखो ये कितना बैंडविड्थ चौड़ा क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे केस 0 to 30 दिया गया है। अगर यहां पे 0 to 20 दिया गया होता तो यहां पे एक लाइन होता ऐसे, जो कि है नहीं, क्योंकि तो तुम्हें एक बात याद रखो, तुम्हें कभी भी वो लाइन नहीं मिटाना है जो केस में दिया गया हो। मतलब जैसे मैं ये लाइन अगर मिटा दूं तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, बिकॉज 0 to 30 और 30 to 50 अलग है। तो ये लाइन मिटाना अच्छी बात नहीं है या फिर रूल के खिलाफ है। 0 to 20 ये वाला लाइन मैं मिटा दिया, क्योंकि ये केस में गिवन नहीं है। तो ऐसे बनाया जाता है हिस्टोग्राम, यार पूरा बार ग्राफ है उसको चिपका के। बस ये एक बात याद रखो कि सिंगल सब्जेक्ट में लाइन नहीं होता, अगर वो दो अलग अलग चीजें तो लाइन होता है। जैसे यहां पे ये सिंगल है तो इसके वजह से यहां पे लाइन नहीं है इसके अंदर। अगर ये 30 की जगह 20 मान लो होता और 20 to फिर 30 एक अलग होता तो यहां पे एक लाइन आ जाता, या फिर 0 to 10 होता तो यहां पे एक लाइन आ जाता। पर क्योंकि यहां पे नहीं है ऐसा कुछ बीच का, पूरा एक ही इंटरवल है, एक ही सिंगल पीस है, इसलिए इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं आ रहा है और इसको हम प्लेन छोड़ रहे हैं। ये एक नोट करने की बात है, ये एक। और दूसरा क्या कि हिस्टोग्राम में कभी भी लाइन बेंट नहीं होता है, वो हमेशा 90 डिग्री से चलता है। तो इसी के साथ हिस्टोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और एक बार वीडियो को वरना देख लो तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। हाँ तो देखो तुम्हारा चैप्टर इसी के साथ होता है एंड। सर इतनी जल्दी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। इवन वो जो सेंट्रल टेंडेंसी था, मीन मोड मीडियन, जिसको स्टैटिस्टिक का एबीसी कहा जाता है, मीन मोड मीडियन, वो शायद तुम 10th में पढ़ोगे डायरेक्ट, या फिर 10th में। तुम सुनो, तुम्हारे सिलेबस से उड़ा दिया गया है, एग्जाम में एक सवाल नहीं आने वाला है, तो इस साल क्यों पढ़े यार? बिकॉज वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई न्यू पैटर्न इशूड ऑन 22 जुलाई 2021। तो उस हिसाब से पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सिलेबस देख के पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 95+ फोड़ना। उसके लिए हमें टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, सारे चीजें पढ़ने पड़ेंगे जितना सिलेबस में है, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा, जकास क्लासेस में एंटायर क्लास 9 साइंस मैथ डल चुका है। 8 घंटे के अंदर साइंस, 8 घंटे के अंदर मैथ को वर्क करा दिया है हमने। वो वीडियोस के लिंक तुम्हें कहां मिलेगा? चैनल में जाओ, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ। पहले सीबीएसई क्लास 10 आता है, उसके बाद सीबीएसई क्लास 9 आता है, वहां से सारा वीडियो देख लो और एग्जाम में फोड़ो। और आखिर में बोल देना चाहूंगा, जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस के वीडियोस देखते रहो चैनल में जाके प्लेलिस्ट से। तो जय हिंद, वंदे मातरम।